गरीब और अमीर बच्चों का खिलौना घर। चांदपुर गांव में मनोज नाम का एक किसान रहता था। वो गांव के कोने में अपनी छोटी सी जमीन पर अपनी बीवी कमला, बच्चों मोनू और सोनी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो ईमानदारी से खेती कर कर अपना गुजारा करता था। उसके दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने जाते और वापस आकर अपनी जमीन पर खेला करते थे। वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अरे, आप आ गए खेत से। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। बच्चों, तुम भी आ जाओ। चलो सब साथ में खाना खाते हैं। हाँ माँ, हम अभी हाथ धोकर आते हैं। लेकिन उनकी खुशियों को तब नजर लग गई जब पास ही पड़ी खाली जमीन पर लखन नामक एक रईस आदमी ने अपना घर बनाया। लखन बहुत पैसे वाला आदमी था, लेकिन वो सारा पैसा उसने गलत धंधे करके कमाया था। लखन का परिवार भी वहीं रहता था। उसके बच्चे लीना और चिंटू बहुत शैतान थे। एक दिन जब मोना और सोनी अपने लकड़ी के मकान से खेल रहे थे तो लीना और चिंटू ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। अरे, तुम इस लकड़ी की झोपड़ी से क्या खेल रहे हो? हमारा घर देखा है, कितना अच्छा है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? जाओ, हमें तंग मत करो। हाँ, तुम्हारी झोपड़ी तो एक हवा के झोंके से उड़ जाएगी। लीना और चिंटू जाकर मोना और सोनी की झोपड़ी तोड़ देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मोना और सोनी अपना सा मुंह लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपने माता पिता के पास इसकी शिकायत करते हैं। माँ, देखो ना, पड़ोस के बच्चों ने हमारी झोपड़ी तोड़ दी। अजी, सुनते हो? ये पड़ोस के बगल के बच्चे बहुत तंग करने लगे हैं आजकल। तुम कल जाकर भाई साहब से बात क्यों नहीं करते? अपने बच्चों को बार बार तंग होता देखकर एक दिन मनोज लखन के पास जाकर कहता है, भाई साहब नमस्कार, मैं आपके घर के बगल में रहता हूँ। मेरा नाम मनोज है। अच्छा, तो तुम उस झोपड़ी में रहते हो? हाँ, बताओ कैसे आना हुआ? बस भाई साहब, बात छोटी सी है। वो असल में आपके बच्चे बार बार आकर मेरे बच्चों को तंग करते हैं, तो जरा आप उन्हें समझा देंगे। क्या कहा? तुम मेरे बच्चों की शिकायत कर रहे हो? अरे मंगलू कमलू, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। लखन के नौकर मनोज को घर से बाहर निकाल देते हैं। अपने पिता की बेइज्जती देखकर मोना और सोनी उन दोनों से बदला लेने की ठान लेते हैं। एक दिन लखन का नौकर उसके पास आता है। साहब, हमें पता लगा है कि पुलिस हमारे यहाँ छापा मारने वाली है। हमारे पास जो सैफरन पड़ा है उसका क्या करें? अरे करना क्या है, बच्चों ने जो घर बनाया है ना, उसमें छुपा देते हैं। पुलिस को शक भी नहीं होगा। लखन के नौकर वैसा ही करते हैं। वो चोरी से जमा किया गया सैफरन बच्चों के घर में छुपा देते हैं। लेकिन मोना और सोनी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। मोना और सोनी सारी बात घर जाकर अपने पिताजी को बताते हैं। मनोज पुलिस स्टेशन फोन कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आकर लखन के घर पे छापा मारती है, लेकिन उन्हें उसके घर में कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी इंस्पेक्टर की नजर बच्चों के घर पर पड़ती है। वो जैसे ही बच्चों के घर की तलाशी लेता है तो वहाँ पे काफी सारा सैफरन मिलता है। पुलिस लखन और उसके नौकरों की बहुत पिटाई करती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। लीना और चिंटू को अपने पिताजी के कारनामे पर बहुत दुख होता है और वो दोनों मोना और सोनी के साथ किए गए अपने बर्ताव पर शर्मिंदा होते हैं। मोना, सोनी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत तंग किया है। कोई बात नहीं लीना, इसमें माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है। गलत तो आपके पिताजी ने किया है। हम तो बच्चे हैं, हम तो मिलकर खेल सकते हैं ना। और अब बच्चे गरीब और अमीर का भेदभाव मिटाकर मिलकर खेलने लगते हैं। छगन सेठ गांव के बहुत बड़े रईस थे। उनके पास बहुत ज्यादा जमीन, खेत, खलिहान और दुकानें थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो गांव के बीचों बीच अपने एक बहुत बड़े मकान में अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों विक्की और बब्बी के साथ रहते थे। छगन सेठ बहुत मेहनती और अच्छे इंसान थे। अरे रामू, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? सेठ जी, इस साल मेरी फसल खराब हो गई। मैं क्या करूं बताइए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे मुनीम जी, जितना इसे चाहिए उतना अनाज दे देना। खाने की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन छगन सेठ एक चीज से बहुत परेशान थे। उनके दोनों बेटे एक नंबर के निकम्मे और आलसी थे। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहा करते थे, सुशीला, मुझे तो इन दोनों की चिंता है। मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? ये कैसे मेरा व्यापार संभालेंगे? कोई बात नहीं जी, वक्त इन सबको संभाल लेगा। अरे तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो वक्त आएगा कब? देखती नहीं कैसे सांड जैसे बड़े होते जा रहे हैं। इसी तरह सालों साल बीत जाते हैं।
एक दिन सेठ बहुत बीमार हो जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को बुलाकर कहते हैं, बेटा मैं तुम दोनों को एक काम देना चाहता हूँ। जो उसमें अव्वल आएगा मैं उसी को सारा व्यापार, काम और जमीन जायदाद देकर जाऊंगा। हमें क्या करना होगा पिताजी? तुम दोनों को हमारे जंगल वाली पुरानी हवेली में जाना होगा। वहाँ पर 2 सुनहरी कारें हैं। तुम में से जिसकी कार सबसे चमकती हुई होगी मैं उसी को सब कुछ दूंगा। ऐसा सुनते ही दोनों हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। वो जंगल के रास्ते से बड़ी मुश्किल से हवेली में पहुंचते हैं तो वहाँ 2 कारें खड़ी हुई थी। उनके ऊपर धूल मिट्टी जमी थी। विक्की बड़ी कार को साफ करता है। वो अंदर से सुनहरे रंग की थी। बब्बी ये कार मेरी है, तू दूसरी कार को साफ कर। बब्बी विक्की से थोड़ा ज्यादा समझदार था। वो जैसे ही कार को साफ करता है वो सुनहरे रंग की नहीं थी, लेकिन वो उसे चलने लायक बना देता है। और इधर विक्की की कार सुनहरे रंग की थी। साफ करने के बाद वो चमकने लगती है, लेकिन वो चल नहीं सकती थी। विक्की बब्बी से कहता है, बब्बी भाई तेरी कार चल रही है ना, तू ऐसा कर रस्सी से बांधकर मेरी कार को खींच ले, हम दोनों कारें लेकर घर जाते हैं। वे दोनों ऐसा ही करते हैं। वे दोनों घर के आंगन में लाकर दोनों कारें खड़ी कर देते हैं और अपने पिता को बाहर बुलाते हैं। दोनों कारों को देखकर सेठ अपनी सारी धन दौलत बब्बी को दे देता है। ये देखकर विक्की बोलता है, पिताजी मेरी कार तो इससे ज्यादा चमक रही है, फिर भी आपने सारी दौलत बब्बी को क्यों दी? बेटा तुम्हारी कार चमक रही है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। लेकिन असली सुनहरी कार तो बब्बी की है, जो चल सकती है और सोना कमा सकती है। इसलिए जीवन में हमेशा मेहनत करो और ऐसा काम करो जिससे तुम खुद की और औरों की मदद भी कर सको। दोनों बेटों को अपने पिता की बात समझ आ जाती है और वो दोनों उसी दिन से मेहनत करने लगते हैं। राम कुमार कमला नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाया करता था। कमला नगर के बाजार में उसकी गोलगप्पे की दुकान थी। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था और सभी लोग उसके गोलगप्पों की बहुत तारीफ करते थे। अरे गोलगप्पे वाले भैया, कल मेरे घर में पार्टी है, 50 लोगों का ऑर्डर दे रही हूँ। कल बहुत अच्छी पानी पूरी खिलानी होगी आपको। आप बिल्कुल फिक्र न करें बहन जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही गोलगप्पे बनाऊंगा। राम कुमार अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक समय ने करवट बदली और कोरोना महामारी के कारण सभी बाजार बंद हो गए। राम कुमार को भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और वो अपने परिवार के साथ घर में ही बैठकर रह गया। लेकिन वक्त ने फिर करवट बदली। बाजार तो खुल गए, राम कुमार ने अपनी दुकान भी खोल ली, लेकिन अब उसका गोलगप्पे का काम बहुत कम हो गया। उसका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। लोगों ने गोलगप्पे खाने बंद कर दिए। अरे क्या बात है बहन जी, आज आप गोलगप्पे नहीं खा रही हैं? क्या करें भैया, मन तो बहुत करता है, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण अब गोलगप्पे खाना मुश्किल हो गया है। लोग साफ सफाई और इन्फेक्शन फैलने के डर के मारे गोलगप्पे नहीं खा रहे थे। राम कुमार रोज परेशान होकर घर वापस आता था तो उसकी पत्नी ने पूछा, बात क्या है, आप परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं कमला, लोगों ने गोलगप्पे खाने बंद कर दिए हैं। अब बताओ मैं अगर हाथ से गोलगप्पे ना बनाऊं तो कैसे बनाऊं? राम कुमार और उसकी पत्नी की बात उनका बेटा चिंटू सुन लेता है, जो कि एक कॉलेज में पढ़ता था। उसने अपने पिता से कहा, पापा आप घबराइए मत, आजकल ऑनलाइन मैंने बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनानी सीखी हैं। देखना मैं पानी पूरी की भी एक मशीन बनाऊंगा। और चिंटू पानी पूरी की मशीन बनाने में जुट गया। एक रात जब वो सोया हुआ था तभी एक देवी उसके सपने में आई और देवी ने सपने में चिंटू को पानी पूरी की मशीन बनाने की तरकीब बताई। अगले ही दिन से चिंटू मशीन बनाने में जुट गया और 2-4 दिनों में उसने पानी पूरी बनाने की एक मशीन बना डाली और अपने पिता से कहा, पिताजी ये लीजिए पानी पूरी बनाने की मशीन, इसमें आप बिना हाथ लगाए ही लोगों को पानी पूरी खिला सकते हैं। क्या कह रहे हो चिंटू बेटा, क्या ये संभव है? हाँ पिताजी आप खुद ही देख लीजिए। राम कुमार पानी पूरी की मशीन देखकर हैरान हो गया और अगले ही दिन से उसने वो मशीन अपनी दुकान में लगा ली। आइए आइए गोलगप्पे खाइए, बिना हाथ लगाए सैनिटाइज की हुई मशीन से गोलगप्पे खाइए।
सभी लोग उसकी पानी पूरी की मशीन देखकर हैरान हो गए और फिर से गोलगप्पे खाने लगे। अरे शीला, तुम्हें पता है रामू ने गोलगप्पे की नई मशीन लगाई है। उसमें हाथ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। चलो चलो, बहुत दिन हो गए, गोलगप्पे खा कर आते हैं। ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। चलो चलो। और राम कुमार की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी और इस तरह देवी माँ की बताई हुई तरकीब और चिंटू की कारीगरी से राम कुमार का काम फिर से चल निकला और वे फिर से खुशहाली की जिंदगी जीने लगे।